एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी आंगन में। संघर्ष कितना चाहती है तू ए जिंदगी, संघर्ष कितना चाहती है तू ए जिंदगी, लगन को देखकर हमारी एक दिन तू भी थक जाएगी। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। अलंकारों में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे मानवीकरण और प्रतीप अलंकार, क्योंकि मानवीकरण भी रूपक की तरह ही है जिसमें हमें तुलना करनी है, लेकिन अंतर क्या है उसको देखेंगे, ठीक है। और प्रतीप अलंकार क्या है मानवीकरण के बाद देखेंगे। तो सबसे पहले मानवीकरण से पहले लेकर चलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार को। एक ज़्यादा इसमें नहीं है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार तुलना की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था उपमेय और उपमान, हर जगह आपको यही दो मिलेंगे और हमें इन्हीं को जो है समझना है। उपमेय और उपमान में संभावना की जाएगी। संभावना मतलब कैसे की जाएगी, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तब वहाँ पे क्या कहा जाता है, माना x की वैल्यू 100, उसी तरीके से हम यहाँ पे किसी तथ्य को देखकर, किसी वस्तु को देखकर एक सुंदर सी चीज़ की कल्पना उससे करते हैं। जैसे एक पर्वत है, ये पहाड़ है, ठीक है। जब पहाड़ है तो पहाड़ का रंग कैसा होता है, काला काला ब्राउन ब्राउन सा होता है, और यहाँ पर सूर्य निकला है और इसकी किरणें पहाड़ पर पड़ रही हैं, ठीक है। जब सूर्य की किरणें, पीली पीली किरणें नीले नीले पहाड़ पर पड़ती हैं तो किस प्रकार का मंजर दिखाई देता है, मानो श्याम ने पीले वस्त्र धारण कर रखे हों और जो कांति उनके शरीर की होती है वही कांति यहाँ पर पर्वत और सूर्य की किरणों से उभर कर आ रही है, वही सुंदरता, ठीक है। ये हो गई संभावना, यानी श्याम ने पीले वस्त्र पहन रखे हैं, ऐसा जैसा मंजर वहां बनता है तो पर्वत को कहा जा रहा है मानो ऐसा दिख रहा है जैसे श्याम ने पीले वस्त्र पहन रखे हों, ठीक है। तो चलिए परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी पंक्ति में प्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत की संभावना की जाए तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। देखिए जब किसी पंक्ति में प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत की संभावना की जाए, ठीक है। जब किसी पंक्ति में उपमेय के द्वारा उपमान की संभावना की जाए, ठीक है। प्रस्तुत, उपमेय और जो आपके पास है उसके साथ अप्रस्तुत, उपमान या जो हमसे दूर है उसकी संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कैसे, उदाहरण देखते हैं। सोहत ओढ़े पी पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। देखिए ये पंक्तियां हैं, सोहत ओढ़े पी पट श्याम सलोने गात, यानी जो कृष्ण हैं उनके सांवले शरीर पर
पीला वस्त्र वो धारण किए हुए हैं और कैसा लग रहा है, मानो नीलमणि शैल पर आतप पड़ो प्रभात। जैसे नीलमणि पर्वत पर सूर्य की किरणें निकलने पर प्रभात का रंग होता है, वैसा ही रंग यहाँ श्याम का दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको उत्प्रेक्षा अलंकार समझ में आया होगा। इसी के साथ अगले अलंकार की तरफ चलते हैं और पढ़ते हैं प्रतीप अलंकार। चलिए, तो प्रतीप अलंकार देख लेते हैं। प्रतीप का अर्थ होता है विपरीत, विपरीत या उल्टा। ठीक है, प्रतीप का अर्थ होता है विपरीत या उल्टे। जब हमने उपमा अलंकार पढ़ा था तो उसमें दो चीजें थी, उपमेय और उपमा, उपमान। तो क्या था, ये बड़ा था। ठीक है, उपमान बड़ा था और उपमेय क्या था, छोटा था। मतलब ये सुंदर था, बहुत सुंदर। ठीक है, सुंदर बहुत था और ये सुंदर था। इसको बहुत सुंदर दिखाने के लिए हमने इससे तुलना की थी। ठीक है, इसको बहुत सुंदर दिखाने के लिए हमने इससे तुलना की थी। तो यहाँ उपमान बड़ा है, उपमेय छोटा है। उपमेय कौन है, जो आपके पास है, मान लीजिए सीता है, सीता का मुख है, राधा का मुख है, या सबका छोड़िए, आपका मुख है, बहुत सुंदर है। ठीक है, उपमान, उपमान क्या है, चंदा मामा। ठीक है, चंदा मामा उपमान है ना, चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, बहुत अच्छे उपमान है। अब क्या करना है, ये उपमा अलंकार है, यहाँ पे इसकी तुलना इससे की गई, इसका उल्टा कर दीजिए। प्रतीप में क्या करना है, उपमेय हो जाएगा बड़ा और उपमान हो जाएगा छोटा। यानी कि जो सीता का मुख है वो इतना ज्यादा सुंदर है कि चांद भी उतना सुंदर नहीं है। अब दुनिया में लेखक को क्या दिखा, कवि को क्या दिखा कि दुनिया में चांद सबसे खूबसूरत है, तो नायिका के चेहरे का वर्णन कैसे किया जाए, चांद से तुलना कर देते हैं। लेकिन वहीं अगली पंक्ति में लेखक ने सोचा कि नायिका तो इतनी ज्यादा सुंदर है कि चांद की सुंदरता भी फीकी पड़ रही है। तब उन्होंने कहा कि चांद इतना सुंदर है कि नायिका के चेहरे जैसा, आपके चेहरे जैसा, है ना। तो यहाँ पर क्या किया गया, उपमान को छोटा बता दिया उपमेय से। ये हो गया प्रतीप अलंकार। ठीक है, ये हो गया प्रतीप अलंकार, जब हम दूर की वस्तु को कम बता दें और पास वाली चीज को अधिक बता दें। तो चलिए उदाहरण देख लेते हैं। उतरी नहाए जमुन जल, ज्यों शरीर सम श्याम। उतरी नहाए जमुन जल, ज्यों शरीर सम श्याम। तो है उपमा जैसा ही होगा, सम सा जैसा ये सब चीजें मिलेंगी आपको, लेकिन क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। उतरी नहाए जमुन जल, ज्यों शरीर सम श्याम। यानी जमुना का जल ऐसे नहा रहा है जैसे श्याम का सुंदर शरीर। यानी देखिए, वैसे तो हम उपमा अगर कहते तो श्याम के शरीर की तुलना जमुना के जल से करते, लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो जमुना का जल है उसकी तुलना श्याम के शरीर से की जा रही है, और इसलिए यहाँ पर प्रतीप अलंकार होगा। ठीक है, यदि श्याम के शरीर की तुलना जमुना के जल से, यानी जमुना का जल तो दूर है, श्याम की तुलना की जाए तो यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। ठीक है, सेकंड उदाहरण देखते हैं। नेत्र के समान कमल हैं। अब देखिए क्या कहा गया, वैसे क्या कहते थे, कमल के समान नेत्र हैं। रूपक में क्या कहते हैं, कमल नयन, यानी कमल रूपी नयन। और यहाँ कहते थे कि कमल के समान नेत्र हैं, लेकिन यहाँ उल्टा कह दिया। यहाँ नेत्र तो आपकी आंखें हैं, आपके पास हैं, बिल्कुल करीब हैं, और कमल बहुत दूर है। ठीक है, कल्पना करनी है, क्योंकि कमल की जो पंखुड़ियाँ होती है ना, वो हमारी आंखों की तरह ऐसे सुंदर सी होती हैं। जिनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों की तरह होती है ना, वो बहुत खूबसूरत होती हैं। तो यहाँ कहा है, देखिए, नेत्र के समान कमल हैं।
तो यानी कमल को छोटा बता दिया और नेत्र को बहुत बड़ा बता दिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं उदाहरण। मुख अलौकिक जग करे, कहो चंद के ही काम, लोचन से अम्बुज बने, लोचन से अम्बुज बने, मुख सो चंद वखानो, है ना। तो मुख अलौकिक जग करे, कहो चंद के ही काम, यानी कि संसार को अलौकिक, तो अलौकिक पूरा मुख जो है इतना ज़्यादा सुंदर है कि पूरे संसार को अलौकिक कर रहा है, पूरे संसार में प्रकाश फैला रहा है, अलौकिक कर रहा है और पूरे संसार में प्रकाश फैला रहा है। तो चांद का कहिए क्या काम है ना। चांद का कोई काम नहीं है, मुख ही पूरे संसार में जो है रोशनी प्रकाश फैला रहा है। यहाँ पे मुख की तुलना बहुत बढ़ा चढ़ा के कर दी और मुख को चांद से बड़ा बता दिया। ठीक है, अभी देखिए, बहुत विचार किए मनमाही, सिय बदन सम हिमकर नाही। तो ये कहते हैं, देखिए यहाँ पर तुलसीदास जी की ये पंक्ति है कि बहुत विचार किए मनमाही, यानी हमने मन में अपने बहुत विचार किया लेकिन फिर भी सिय बदन सम हिम करना ही, यानी सीता के बदन के समान चंद्रमा भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगी, प्रतीप अलंकार में उपमान को छोटा कर दिया है पर उसका कारण नहीं बताया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि उपमान को उपमेय से कम बताया गया है, लेकिन ऐसा क्यों है उसका कारण नहीं दिया। यानी कि बहुत विचार हमने मन में किया और सिय का जो बदन है वो चंद्रमा के समान नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है ये कारण नहीं दिया जाता है। सिंपल उन्हें अपनी जो बात कहनी है वो कह दी, बात खत्म। ठीक है, इसको हम व्यतिरेक में पढ़ेंगे। व्यतिरेक अलंकार में क्या होता है कि वहाँ भी उपमान को छोटा बताया जाता है, तुच्छ बताया जाता है, बिल्कुल कम कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे कारण भी बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। चलिए अब मानवीकरण अलंकार देखते हैं। मानवीकरण अलंकार, देखिए इस अलंकार में जैसा कि नाम से प्रतीत है मानवीकरण, यहाँ पे क्या करना है, जो भी वस्तुएं होंगी उनको मानव का रूप रख देना है। जैसे मैं समझाती हूँ, मान लीजिए ये पेड़ है, पेड़ है और स्थिर है, ये पेड़ है स्थिर है, चल नहीं सकता, ठीक है, लेकिन कवि की कल्पना इसको चला सकती है। कवि की कल्पना कैसे इसको चला सकती है, हम मान लीजिए कह देते हैं आज तो पेड़ पौधे इतने ज़्यादा खुश हैं कि खुद एक देश से दूसरे देश पैदल चलकर जा रहे हैं। क्या ये संभव है? नहीं, लेकिन हमने कल्पना में उनको चला दिया। तो जो संभव नहीं है उसको भी संभव कर देने की क्षमता किस में होती है? कवि में होती है, लेखक में होती है। तो यहाँ हमने पेड़ का मानवीकरण कर दिया। और बताती हूँ मैं थोड़ा सा आगे, बहुत सारे बाग बगीचे हैं, फूल हैं, झरने हैं, पत्ते हैं, ठीक है, ये झरने बह रहे हैं, पहाड़ हैं यहाँ देखिए, और सूर्य निकल रहा है। ये मैंने प्रकृति का एक दृश्य बनाया है छोटा सा, और कल्पना जैसे कवि की होती है, आप कल्पना में कर लीजिए कि बहुत सुंदर दृश्य है, वसंत का दृश्य है, बसंत आ गया है। तो बसंत कैसा लग रहा है? जैसे एक राजा आता है। जब बसंत आता है तो एक पंक्ति है, आए महंत बसंत, ठीक है, आए महंत बसंत। तो इसमें क्या है कि
जो राजा होता है जब वो आता है तो चारों तरफ बिगुल बज उठते हैं। जो आसपास की चीजें होती हैं उनके स्वागत में खड़े हो जाते हैं, उन पर फूल बरसाते हैं, उनकी पालकी सजती है और इस तरह से राजा आते हैं। तो वैसे ही बसंत को राजा कहा गया है। तो इसलिए कहा आए शब्द जो है ये मानवीकरण का है। ठीक है, महंत वसंत अगर हम इतना ले लें तो ये रूपक अलंकार में चला जाएगा। ठीक है, ये रूपक अलंकार में क्यों चला जाएगा? क्योंकि महंत वसंत का, वसंत ने किसका रूप ले लिया है? महंत का, राजा का। ठीक है, लेकिन जब हम कह रहे हैं ये आ रहे हैं, मान लीजिए वसंत एक पालकी में सवार हैं और ये चले आ रहे हैं, है ना, तो क्या बसंत पालकी में सवार होकर आ सकते हैं? नहीं। लेकिन यहाँ पर हमने इनका मानवीकरण कर दिया कि राजा जो हैं, बसंत क्या है? राजा हैं, और ये पालकी में सवार हैं और अपनी राजसी सवारी के साथ आ रहे हैं। तो ऐसे कहते हैं कि आए महंत वसंत। यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। एक और पंक्ति मैं आपको बता देती हूँ। एक और पंक्ति है, पहली हो गई आपकी आए महंत वसंत। दूसरी है, एक आपने बहुत अच्छी पंक्ति सुनी होगी कि उषा सुनहले तीर बरसती, उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। ठीक है, उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। बहुत महत्वपूर्ण ये पंक्तियां हैं, एग्जाम में बनी हुई हैं और बनती ही रहती हैं। तो इसमें क्या है, उषा हमारी सुबह की वो बेला है जब सूर्य की एक दो किरण फूट रही होती हैं। ठीक है, जब सूर्य की एक दो किरण फूट रही होती हैं सुबह की, वो बेला है जिसे हम उषा कहते हैं। जैसे दिन और रात के बीच के समय को हम संध्या कहते हैं। तो उषा जब सूर्य निकल रहा है, और उषा क्या है? एक नारी के समान है और क्या कर रही है? तीर बरसा रही है। क्या उषा नारी है? क्या वो तीर बरसा सकती है? नहीं ना, लेकिन कवि की कल्पना ने ऐसा कर दिया। यहाँ पर तीर का बरसाना उषा के द्वारा मानवीकरण किया गया है कि सुनहरे रंग के तीर उषा बरसा रही है और किसकी तरह? लक्ष्मी की तरह उदित हुई है, माता लक्ष्मी की तरह उदित होकर चली आ रही है। यहाँ पर आपको कहीं कहीं उपमा अलंकार भी मिल जाएगा, तो अगर ऑप्शन में उपमा अलंकार भी होता है तो आप उसको भी चुन सकते हैं, लेकिन प्रथम मानवीकरण अलंकार रहेगा। ठीक है वसुंधरा। देखिए यहाँ पे भी बन रहा है आपका, कितने सारे अलंकार हो गए? एक हो गया, उषा हो गया, है मसे भीगती गेहूं की, तरुणाई फूटी आती सी। ठीक है, तरुणाई फूटी आती सी, यहाँ पे भी उसकी तरुणाई जो है गेहूं में आ रही है, उसका आना बता दिया जैसे मानव आ रहा है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर। तो वसुंधरा क्या करती है? मोती बिखेर देती है। जब सब लोग सो जाते हैं रात में, तो रवि क्या कर देता है? बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। जो रात में वसुंधरा मोती बिखेर देती है और रवि आता है और उसको उठा लेता है। तो यहाँ पर मानव जैसा लग रहा है आपको, लेकिन ये मानव नहीं, प्रकृति के ही रूप हैं। तो इस तरह हमने मानवीकरण अलंकार पढ़ा। आपको कहीं भी किसी भी अलंकार में यदि कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अब मैं आपको देती हूँ थोड़ा सा होमवर्क। तो देखिए 5 पंक्तियां हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, नील गगन सा शांत हृदय था, फिर सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। बहुत विचार की निमन माही, सिए वदन सम हिमकर नाही, वीति विभावरी जागरी। तो ये 5 पंक्तियां मैं आपको दे रही हूँ। इन नंबर्स के आगे आप मुझे लिखकर भेजिएगा कि कौन सा अलंकार इन पंक्तियों में विद्यमान है। और हम प्रॉपर जितने भी हमारे अलंकार हैं सभी अलंकारों पर बहुत सारे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएंगे। बस जल्दी जल्दी ये अलंकार कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि सभी अलंकार पढ़ने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं इस समय पीईटी पैट का एग्ज़ाम, सीटेट, टेट सभी एग्ज़ाम्स बन रहे हैं। और अलंकार एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सभी एग्ज़ाम्स में बनता है।
तो आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। दिल से सीखिए, मन से सीखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मुझे सहयोग कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक आगे बढ़ाइए और कुछ दिन बाद फिर हम लेकर आएंगे आपके लिए लाइव क्लासेस। आपके अपने घर पर होगी आपकी कोचिंग। धन्यवाद।